तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। ठीक है। आज हम अपनी इस यूनिट में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें पहला टॉपिक है ग्राम अणुभार और फिर इसके बाद आएगा ग्राम सूत्र भार। तो देखो, अणुभार के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि किसी भी तत्व या यौगिक के एक अणु का भार अगर AMU यूनिट में दिया गया हो, ठीक है, या यूनिफाइड यूनिट में दिया गया हो तो वो कहलाता है अणुभार। जैसे हम कहें CO2 का अणुभार कितना है तो हम लिखेंगे 44U। लेकिन ग्राम अणुभार, अब ये क्या है? तो देखो, अगर अणुभार के आगे ग्राम लग गया या परमाणु भार के आगे ग्राम लग गया तो ध्यान रखें कि यहां पर फिर ये एक मोल कणों का भार हो जाता है। मींस ग्राम अणुभार का मतलब क्या हुआ कि पदार्थ के एक मोल अणुओं का वास्तविक ग्राम में द्रव्यमान। समझ गए ना कि कोई भी पदार्थ हो, तत्व हो या यौगिक हो, उसके एक मूल अणुओं का वास्तविक ग्राम में द्रव्यमान, यही क्या कहलाता है? ग्राम अणुभार। तो ग्राम अणुभार जब हम लिखेंगे तो जो अणुभार होता है, ठीक है, उसको हम Na से डिवाइड कर दें तो हमें पता है कि वो एक अणु के भार को व्यक्त करेगा। ठीक है, ग्राम में कि अणुभार अपॉन आवोगाद्रो नंबर कर देते हैं तो एक अणु का ग्राम में वास्तविक भार आ जाएगा और फिर उसमें आप आवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर यही बन जाएगा ग्राम अणुभार। तो इस तरह से जो ग्राम अणुभार है, अगर अणुभार को ही हम ग्राम प्रति मोल इकाई में व्यक्त कर दें तो वही बन जाता है ग्राम अणुभार। तो ध्यान से देखें कि अगर अणुभार के आगे ग्राम लगा दिया गया है तो आपको अणुभार की यूनिट ग्राम प्रति मोल में लिखनी है। मींस एक मोल अणुओं का वास्तविक द्रव्यमान बताएगा, और अगर अणुभार के आगे ग्राम नहीं लगा तो अणुभार की जो यूनिट रखनी है वो है AMU प्रति अणु। तो इस तरह से चाहे ग्राम अणुभार हो या अणुभार, संख्यात्मक रूप से दोनों की न्यूमेरिकल जो वैल्यू है या संख्यात्मक मान जो है बिल्कुल समान होता है। मींस CO2 का अणुभार हम लिखें 44U तो CO2 का ग्राम अणुभार हम लिखेंगे 44 ग्राम पर मोल। बात समझ गए ना कि अणुभार और ग्राम अणुभार संख्यात्मक रूप से एक समान होते हैं। CO2 का अणुभार अगर हम लिखें 44U और CO2 का ग्राम अणुभार लिखें तो हम लिखेंगे 44 ग्राम प्रति मोल। तो इस तरह से ग्राम अणुभार आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अणुभार के आगे अगर ग्राम लगा दिख रहा है तो वो एक मोल अणुओं के भार को व्यक्त करता है और उस समय इसकी यूनिट ग्राम प्रति मोल में लिखी जाएगी। अब आता है कि अगर पदार्थ के आणविक मोल निकालना हो, मतलब है पदार्थ के मोल, अणुओं के मोल निकालना है जिन्हें हम ग्राम अणु भी बोलते हैं, तो पदार्थ की ग्राम में मात्रा ले लें और उसे डिवाइड कर दें पदार्थ के ग्राम अणुभार से। तो इससे चाहे तत्व हो या यौगिक हो उसके मोल निकल आएंगे। बात समझ गए ना कि पदार्थ के मोल निकालना हो, आणविक मोल, ग्राम अणु, तो पदार्थ की ग्राम में मात्रा ली जाए और उसे पदार्थ के ग्राम अणुभार से विभाजित करोगे तो निकलेंगे ग्राम अणु या यौगिक या तत्व के आणविक मोल। फिर अणुओं की संख्या में बदलनी है तो ग्राम अणु जितनी भी आए हैं उसे आवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो पदार्थ के अणुओं की संख्या आ जाएगी। और अगर कुल परमाणुओं की संख्या भी निकालनी है, ठीक है, तो जितनी भी अणुओं की संख्या आई है उसमें परमाणविकता से मल्टीप्लाई कर दो। परमाणविकता का मतलब है एक अणु में कुल परमाणुओं की संख्या। समझिए ना, पदार्थ के कुल परमाणु बराबर होता है अणुओं की संख्या, जो भी आपने निकाली है वो लें और उससे मल्टीप्लाई करें किससे? परमाणविकता से। तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि जो भी तत्व है या यौगिक है उसमें कुल कितनी परमाणु। पदार्थ के एक अणु का भार निकालना हो, वास्तविक भार ग्राम में, तो ग्राम अणुभार अपॉन आवोगाद्रो नंबर कर दो, ये आ जाएगा ग्राम में। समझिए ना कि अगर हमें कोई भी पदार्थ दे रखा है और उसके एक अणु का वास्तविक भार ग्राम में निकालना है
तो हम ग्राम अणुभार अपॉन में क्या करते हैं, एवोगाद्रो नंबर, तो वो बदल जाएगा पदार्थ के एक अणु का वास्तविक भार। तो आप समझ गए होंगे कि ग्राम अणु कैसे निकालें, पदार्थ की मात्रा को ग्राम अणु भार से विभाजित कर दें, अणुओं की संख्या निकालें तो ग्राम अणु इंटू एन ही कर दें, कुल परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो अणुओं की संख्या को परमाणविकता से मल्टीप्लाई कर दें, पदार्थ के एक अणु का भार निकालना है तो ग्राम अणु भार अपॉन एवोगाद्रो नंबर कर दें। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपको दिया गया है 88 ग्राम CO2, तो कुल अणुओं की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो CO2 का ग्राम अणु पहले निकालोगे तो वो हो जाएगा मात्रा जो दी गई है बटा में है ग्राम अणु भार, तो ये आ गए 2 मोल। फिर आपने लिखा CO2 के अणुओं की संख्या, तो जो मोल आए हैं उसमें एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू एन, तो अणुओं की संख्या आ गई। फिर है CO2 में कुल परमाणुओं की संख्या निकालनी है, तो जितने अणु आए हैं उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि यही क्या है, इसकी परमाणविकता। इसकी परमाणविकता CO2, तो कुल अणुओं में CO2 की परमाणविकता से गुणा कर दिया तो परमाणुओं की संख्या आ गई। फिर आता है कार्बन के परमाणु अगर निकालना है इसमें CO2 में, तो कुल अणु कितने हैं गुणा कार्बन परमाणु की संख्या। तो CO2 में एक ही कार्बन परमाणु है तो कुल अणु है 2Na और कार्बन परमाणु है 1, तो हो गए 2Na। ऑक्सीजन परमाणु निकालना है तो CO2 के एक अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु दिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे 2 इंटू एन, मतलब कुल अणुओं की संख्या इंटू 2 होगा 4n, और यही इसमें भी दिख रहा है। टोटल परमाणविकता के बेस पे 6 और ऐसे भी जोड़ के देख लो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें निकालना होता है अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या, एक परमाणु का भार, है ना। फिर आता है ग्राम सूत्र भार। तो देखो बच्चों, अपन ने एक सूत्र भार पढ़ा है कि जो क्रिस्टलीय यौगिक होते हैं उनमें जो इकाई या जो सूत्र बार बार रिपीट होता है वो सूत्र भार, सूत्र इकाई है ना, और उस सूत्र इकाई का भार U में व्यक्त कर दोगे तो सूत्र भार हो जाएगा, और उसके आगे आपने ग्राम लगा दिया तो 1 मोल सूत्र इकाइयों का द्रव्यमान हो गया। नहीं तो ग्राम लग गया, परमाणु भार के आगे ग्राम लग गया, ग्राम परमाणु भार तो 1 मोल परमाणुओं का भार, ग्राम अणु भार लग गया, मतलब ग्राम अणु भार मतलब 1 मोल अणुओं का भार, ग्राम सूत्र भार का मतलब सूत्र भार के आगे ग्राम लगा दिया तो 1 मोल सूत्र इकाइयों का द्रव्यमान, तो ग्राम सूत्र भार, ठीक है। जो सूत्र भार है उसी में ग्राम प्रति मोल लगा दो। जैसे NaCl का ग्राम सूत्र भार हम लिखेंगे 58.5 ग्राम पर मोल। फिर से सुने, सूत्र भार और ग्राम सूत्र भार न्यूमेरिकली बिल्कुल सेम होते हैं, ये मैं बताता चल रहा हूँ। जैसे परमाणु भार और ग्राम परमाणु भार न्यूमेरिकली सेम है, अणु भार ग्राम अणु भार न्यूमेरिकली सेम है, ऐसे सूत्र भार और ग्राम सूत्र भार न्यूमेरिकली सेम। ग्राम सूत्रों की संख्या निकालनी है तो आयनिक यौगिक की जो भी मात्रा है उसे ग्राम सूत्र भार से विभाजित कर दो तो आपको मिल जाएगा सूत्र इकाइयों, ठीक है, ग्राम सूत्र इकाइयों की संख्या, और जब आप उसे एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इकाइयों की संख्या आ जाएगी। जैसे 58.5 ग्राम NaCl है तो ग्राम सूत्रों की संख्या क्या होगी, तो आपने पहले निकाल लिया ग्राम सूत्र, 1 ग्राम सूत्र आ जाएगा 58.5 ग्राम, और NaCl का ग्राम सूत्र भार है 58.5 तो 1 आ गया, सूत्र इकाइयों की संख्या Na हो गई, ठीक है। इस तरह अगर हमें दिए गए ग्राम परमाणु या ग्राम अणुओं का भार निकालना है तो कैसे निकालें, तो देखो, अगर आपको ये बोल दिया गया है कि इतने ग्राम परमाणु हैं किसी तत्व के तो कितना वजन होगा एक्चुअल में ग्राम में, या इतने ग्राम अणु आपको दिए गए हैं किसी यौगिक के या तत्व के तो बताएं कि कितना भार होगा। तो अगर आपको ग्राम परमाणु दे रखे हैं तो तत्वों का द्रव्यमान निकलेगा, किसका निकलेगा, तत्व का, क्योंकि ग्राम परमाणु किसके होते हैं, तत्व के, तो आप लिखेंगे तत्व की कुल द्रव्यमान, ठीक है। तो तत्व के ग्राम परमाणु की संख्या, और ये द्रव्यमान किस में आएगा, ग्राम में, तब तत्व के ग्राम परमाणु की संख्या ले लें, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दें ग्राम एटॉमिक मास से, और तत्व के ग्राम अणुओं की संख्या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और अगर मान लो तत्व के ग्राम अणु दे रखे हैं और फिर तत्व की कुल द्रव्यमान निकालना तो तत्व के ग्राम अणुओं की संख्या लें और ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें। फिर से समझें,
अगर आपको तत्व का द्रव्यमान पूछ रहा है और ग्राम परमाणु दे रखे हैं या तत्व के ग्राम अणु, तो कैसे द्रव्यमान में बदलें। तो तत्व का कुल द्रव्यमान अगर आपको निकालना है तो तत्व के ग्राम परमाणु की संख्या, अगर आपको ग्राम परमाणु बताए गए हैं और उसमें ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर तत्व के ग्राम अणु दे रखे हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, इससे तत्व की ग्राम में मात्रा निकलाएगी। जैसे लिखा है नाइट्रोजन के 5 ग्राम परमाणु तथा 5 ग्राम अणुओं का वास्तविक द्रव्यमान क्या होगा। तो नाइट्रोजन के ग्राम परमाणु के आधार पर भार निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि ग्राम परमाणु गुणा ग्राम परमाणु भार, मतलब ये क्या है इसके ग्राम परमाणु, ठीक है, और ये क्या हो गया बच्चों ग्राम परमाणु भार, ठीक है। ठीक, अगर लिखा है ग्राम अणुओं के आधार पर तत्व या तत्व मीन्स नाइट्रोजन का द्रव्यमान, ठीक, नाइट्रोजन का द्रव्यमान, तो आपने लिखा 5, मतलब ये हो गया क्या ग्राम अणु नाइट्रोजन के, ये क्या हो गया बच्चों ग्राम अणु भार, ये आ गया 140 ग्राम। इस तरह से आप तत्व को बदल सकते हैं, है ना। तो यहां तक बात समझ गए। अगर मान लो यौगिक के निकालना है तो यौगिक के अगर आपको अणु दे रखे हैं तो उन ग्राम अणुओं को ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाएगा। तो इस तरह से निकालना है आपको, तत्व हो या यौगिक हो, उनके हमें ग्राम परमाणु या ग्राम अणु दे रखे हैं और उनको भार में बदलना है, तो आप इस तरह की से बदल सकते हैं। यहाँ तक बात समझ गए। अब मान लो कोई आवेशित प्रजाति है, धनायन या ऋणायन, और उसमें कुल आवेश पूछा गया है, ऐसा है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, कुल आवेश की संख्या निकालोगे। तो कुल आवेश की संख्या, ठीक है, कुल आवेश की संख्या आयनों की संख्या गुणा आवेश संख्या, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर आयनों का कुल आवेश, मतलब कुल आवेश की संख्या निकाल लो पहले, कितने आयनों की संख्या है और हर एक आयन में आवेश संख्या प्रति आयन, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करो तो कुल आवेश की संख्या आ गई। फिर आयनों का कुल आवेश, ठीक है, कूलॉम्ब में ले आना है, तो हम लिखेंगे कुल आवेश संख्या गुणा 1.602 into 10 to the power 19 कूलॉम्ब। फिर से समय, पहले जो भी आयन्स दे रखे हैं उनकी कुल आवेश संख्या निकालें, जैसे तो इसको लिए आयनों की संख्या लें, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दें आवेश संख्या प्रति आयन। फिर आयन का कुल आवेश निकालना है तो कुल आयनों की संख्या गुणा एक आयन का, ठीक है, या एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दें, कूलॉम्ब में आ जाएगा। तो जैसे 3 ग्राम CO3 माइनस में कुल आवेश की मात्रा क्या होगी क्वेश्चन। तो पहले आपने CO3 माइनस में ग्राम सूत्र निकाल दी, 3/60 मीन्स 1/20। फिर सूत्र इकाइयों की संख्या निकाल दी, ग्राम सूत्र इंटू n, मतलब ग्राम सूत्र की संख्या, मतलब ये आ गई सीधा सा है आयनों की संख्या, ठीक है। ग्राम सूत्र इकाइयां जो भी आई हैं उनमें यानी से मल्टीप्लाई करोगे तो आयनों की संख्या या सूत्र इकाइयों की संख्या आ गई, तो ये आ गई। फिर आवेश संख्या, तो कुल आयनों की संख्या गुणा 2 कर दिया, क्योंकि हर एक में कितना ऋण आवेश है 2, तो कुल आवेश की संख्या हो गई 1/n into n into 2। 2 क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि CO3 में 2 माइनस चार्ज, तो टोटल आवेश की संख्या हो गई ना। फिर जब आपके पास आवेश की संख्या आ गई तो अब आप यहां निकालेंगे कुल आवेश, किसमें निकाल लिया आपने, कूलॉम्ब में। तो ये हो गए आयनों की संख्या, ये हो गया इसके, ठीक है, कुल आवेश और मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हो गई एक आयन का आवेश कूलॉम्ब। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके आपने टोटल 3 ग्राम जो CO3 माइनस थे उसमें कुल कूलॉम्ब में चार्ज कितना है वो निकाल दिया। देखो फिर से समझें, सबसे पहले आयनों की संख्या लें और उसको पर आयन के आवेश से मल्टीप्लाई करोगे तो कुल आवेश की संख्या आ जाएगी, और आयनों का कुल आवेश कूलॉम्ब में निकालना है तो कुल आवेश की संख्या गुणा ये कर दें एक आवेश का कूलॉम्ब में मान। जैसे आपने CO3 का निकाल लिया तो ये आ गया, है ना, और CO3 में 2 माइनस है तो माइनस मतलब ऋण आवेश की संख्या आ गई, कुल आवेश का मतलब कौन सा आ गया, ये ऋण आवेश।
तो पहले आपने ग्राम सूत्र निकाले, फिर सूत्रों की संख्या निकाली, फिर कुल आयनों आवेश की संख्या निकाली, ठीक है, और फिर आवेश कुल निकाला। तो आयनों में 2 से मल्टीप्लाई किया तो कुल आवेश की संख्या आ गई, फिर आपने इसे कूलॉम से मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज का तो आवेश आ गया, है ना। पदार्थ के अणु सूत्र, अगर एक कोई भी पदार्थ का अणु सूत्र दे रखा है तो ध्यान रखें वो एक मोल समझ लें आप उसे, क्या मान समझेंगे, एक। तो तत्व के मोल अगर आपको निकालना है तो तत्व की परमाणविकता गुणा अणु के मोल। जैसे C6H12 6 ग्राम अणु है, ठीक है, एक अणु तो 6 मोल कार्बन है इसमें, 12 मोल हाइड्रोजन है, 6 मोल क्या है, ऑक्सीजन। फिर से समझे, पदार्थ का अगर हमें अणु सूत्र दे रखा है तो आप उसे एक मोल मान लें तो हर कुछ चीज मोल में निकलेगी। अब अगर उसमें तत्व निकालने हैं, तत्व के मोल, तो तत्व की जो भी तत्व निकाल रहे हैं आप उसकी क्या परमाणविकता है, गुणा अणु के मोल। जैसे मैं कहूं 1 मोल ग्लूकोज है तो 6 मोल कार्बन, 12 मोल हाइड्रोजन, 6 मोल क्या हो गया, ऑक्सीजन, 5 मोल CO2 है तो कुल परमाणु कितने हो गए, कार्बन के हो गए 5 मोल मीन 5 इंटू Na परमाणु, ऑक्सीजन के हो गए 5 इंटू 2 10 मोल ग्राम परमाणु, मतलब 10 Na परमाणु। इस तरह ये क्वेश्चन है कि NH4 होल थ्राइस PO4 में यदि 3.18 मोल हाइड्रोजन हो तो ऑक्सीजन के मोल क्या हो। तो ये है 1 मोल। 1 मोल में आप देख रहे हैं 2 मोल नाइट्रोजन दिख रही है ना, 2 मोल क्यों, 3 मोल हो गए ना, यहां पर हम लिखेंगे 3 मोल नाइट्रोजन, 12 मोल हाइड्रोजन, 4 मोल ऑक्सीजन, ये दिख रहा है, और 1 मोल क्या है दिख रहा है बच्चे इसमें, फॉस्फोरस। ठीक है, तो 2 नाइट्रोजन नहीं, 3 नाइट्रोजन, 12 है हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन मीन्स 3.18। तो यहाँ ऐसे निकाल लो आप, 12 जब हाइड्रोजन है तब 4 ऑक्सीजन है, तो उसने कहा 3.18 हाइड्रोजन हो तो ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे, तो 4/12 इंटू 3.15 1.06 मोल ऑफ ऑक्सीजन। समझिए ना कि यदि 3.18 मोल हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन क्या होंगे, तो सीधा है कि 1 मोल मान लो, तो आपने देखा 12 मोल जब हाइड्रोजन है तो 4 मोल ऑक्सीजन के परमाणु है, तो उसने कहा 3.18 मोल हाइड्रोजन है तो कितने होंगे, ये होगा 1.06 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1.6 ग्राम CH4 तथा 1.8 ग्राम ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो पहले आपने मोल निकाल लिया, फिर अणु निकाल लिए, और एक अणु की CH4 में अगर आप देखोगे CH4 में तो 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन की, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन तो किसके हो गए, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, तो टोटल हो गए 10। तो कुल अणुओं की संख्या में 10 से मल्टीप्लाई कर दें। H2O के 1.8 ग्राम में 0.1 मोल अणु हो गए, 0.1 इंटू Na इलेक्ट्रॉन हो गए, तो H2O में भी देखो, अगर आप H2O में जाएं तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए 10, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दोनों का रेशियो निकाल दिया। 1 ग्राम N2 और 1 ग्राम O2 में कुल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियॉन की संख्या क्या होगी, तो N2 का 1 मोल में तो 1/28 अणु हो गए, 1/28 इंटू Na, न्यूक्लियॉन कितने हो जाएंगे देखो, तो न्यूक्लियॉन हो गए 1 देखो 28 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के एक अणु में 14 है प्रोटॉन और 14 है क्या है, न्यूट्रॉन, तो ये आ गया Na के बराबर। ऑक्सीजन में निकाला 1/32, ये तो हो गए मोल ऑक्सीजन के, अणु कितने हो गए 1/32 Na, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो एक अणु में होते हैं 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन, कुल मिला के ये हो गए Na। तो आप देख रहे हैं कि 1 मोल चाहे 1 ग्राम नाइट्रोजन ले लें चाहे 1 ग्राम ऑक्सीजन ले लें, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात बिल्कुल बराबर आएगा। तो विभिन्न तत्वों की समान मात्रा में न्यूक्लियॉन बराबर होंगे, ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। कुल मिला के ये है आज का हमारा मैटर। फिर हम नेक्स्ट में मोलर वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टोइकियोमेट्री डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट।